सोनू की लाश बर्फ की सिल्लों के दरमियान पड़ी हुई थी। घनश्यामी ने अपनी मासूम सोनू को इस हाल में देखा तो इसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो अपने आप को शैतानी ताकतों की वजह से बहुत ताकतवर समझता था, लेकिन एक पल में ही वक्त ने इसे इतना कमजोर कर दिया था कि वो सोनू की लाश के पास घुटनों के बल गिर गया। इसे सोनू से बहुत प्यार था। ये सदमा इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो घुट घुट के रो रहा था। इसमें इतनी सकत नहीं थी कि वो कल्पना और अजय को दिलासा दे सकता। इसे इस बात का एहसास हो रहा था कि जिनके लिए इसने इतने लोगों का खून बहाया, आज वो एक एक करके इससे जुदा हो रहे हैं। लेकिन इस एहसास से इसके अंदर किसी अच्छाई ने जन्म नहीं लिया, बल्कि इसके अंदर इसकी शैतानियत इंतकाम की बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गई थी। इसकी आंखों में अंगारे दहकने लगे। सोनू के क्रियाक्रम के बाद घनश्यामी ने अजय और कल्पना से अपनी हवेली जाने के लिए कहा। अजय और कल्पना के जहन सोनू की मौत ने माफ कर दिए थे। इन्हें इस घर से भी दहशत आ रही थी जहां इतनी बेरहमी से सोनू का कत्ल किया गया था। वो दोनों गम से शिकस्ता और निढाल थे। उन्होंने घनश्यामी की बात मान ली थी। घनश्यामी किसी भी सूरत में अपने इस शैतानियत का राज अजय और कल्पना पर अफशा नहीं करना चाहता था। लेकिन जब इसने अपनी औलाद को इस तरह मौत के मुंह में देखा तो वो सब कुछ भूल गया। वो अब अजय और कल्पना को खोना नहीं चाहता था। इसे अपनी तागूती और शैतानी ताकतों पर नाज था। वो पुरानी हवेली घनश्यामी के काले इल्मों की तिलमसकदा थी। इसके असर आसेब इस पुर इसरार हवेली की हवाओं में मौजूद थे। घनश्यामी के ख्याल में अजय और कल्पना इस हवेली में इस खौफनाक साए से महफूज थे। लेकिन घनश्यामी नहीं जानता था कि वो खौफनाक साया इतनी तागूती ताकतों का हामिल है कि घनश्यामी के काले इमाल ना तो इस पर असर कर सकते हैं और ना ही इसकी मौजूदगी का पता लगा सकते हैं। एक लंबे सफर के बाद घनश्यामी अजय और कल्पना को लेकर हवेली पहुंचा तो रात के 8 बज चुके थे। रात की स्याह तारीकी ने इस वीरान इलाके को मजीद पुर इसरार बना दिया था। खारदार जंगली झाड़ियों में से छोटे छोटे जंगली जानवरों की कानों को चुभ आवाजें उभर रही थीं। इनकी गाड़ी हवेली के करीब रुकी तो अजय और कल्पना ने हैरत से हवेली की तरफ देखा। हवेली के बाहर मशलें रोशन थी। कल्पना ने सवाल भरी नजरों से घनश्यामी की तरफ देखा तो इससे पहले कि वो कोई सवाल करती, घनश्यामी ने फौरन कहा, इस वीरान इलाके में दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, इसलिए यहाँ बिजली का निज़ाम भी नहीं है। अजय ने घनश्यामी से कोई सवाल नहीं किया, लेकिन वो हैरत से घनश्यामी की तरफ मुसलसल देख रहा था कि वो इतनी दूर इस गैर आबाद इलाके में अकेले क्यों रहते हैं। वो सब हवेली की तरफ बढ़े। घनश्यामी ने हवेली के बड़े दरवाजे को हाथ से हल्का सा झटका दिया तो दरवाज़ा झट से खुल गया। अजय ने तज्जुब से घनश्यामी की तरफ देखा। आपने हवेली को ताला नहीं लगाया था? हवेली को ताले की ज़रूरत नहीं है, इसके पहरेदार बहुत सख्त हैं, घनश्यामी ने खुरदरे से लहजे में कहा। पहरेदार? ये कहकर अजय ने हवेली के दरवाजे की तरफ देखा। घनश्यामी ने अजय की तरफ इस तरह देखा जैसे वो कहना चाहता हो कि सवाल मत करो। अजय घनश्यामी की आंख का इशारा समझते हुए खामोश हो गया। वो तीनों हवेली में दाखिल हुए। अजय और कल्पना जूं जूं आगे बढ़ते जा रहे थे, इनका तज्जुब भी बढ़ता जा रहा था। अजय को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो 8-9 साल पीछे चला गया है। मशलों और मोमबत्तियों की सुर्ख सुर्ख रोशनी, हवेली की चारों दीवारों पर नस्ब खौफनाक मूर्तियाँ माहौल को मजीद पुर इसरार बना रही थीं। घनश्यामी एक वसी कमरे में दाखिल हुआ और अजय और कल्पना से मुखातिब हुआ। तुम लोग इस कमरे में ठहर जाओ, कुछ रोज तक तुम्हें मेरे साथ इस हवेली में गुजारा करना पड़ेगा। ये कहकर घनश्यामी किसी और कमरे की तरफ चल दिया। अजय और कल्पना इस कमरे में पड़े हुए एक पुराने तर्ज के पलंग पर बैठ गए। इस कमरे का फर्नीचर, बल्कि इस हवेली की हर चीज़ 800-900 साल पुरानी थी, जिसका अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा था। हर चीज़ वैसी की वैसी थी। कुछ देर के बाद घनश्यामी खाने पीने का कुछ सामान ले आया और वो खाने की ट्रे घनश्यामी ने अजय और कल्पना के आगे रख दी। खाना देखकर कल्पना ने दूसरी तरफ मुंह मोड़ दिया। फिर वो दुपट्टे से अपना चेहरा ढांप कर रोने लगी। सोनू की मौत को 2 रोज गुजर गए थे, लेकिन अवैध रूहा से नहीं मिला। पहले वो इस हादसे में अजय के साथ था, फिर वो इस डिप्रेशन में ही रहा। लेकिन रूहा को क्या बताएगा। लेकिन इन भयानक वाकयात में एक वही था जिसने ठान ली थी कि इसे हर कदम पर रूहा का साथ देना है, चाहे वो कदम मौत की जानिब क्यों ना उठ रहे हों।
इसने अपनी गाड़ी निकाली और रूहा के घर की तरफ चल दिया। अवैस रूहा के घर पहुंचा तो चौकीदार ने गेट खोल दिया। अवैस ने अपनी गाड़ी अंदर खड़ी कर ली और अंदर कोठी में दाखिल हो गया। वो अंदर कमरों में घूमता रहा। इसे शाकरा और रूहा दिखाई नहीं दी। कुछ सोचकर वो किचन की तरफ बढ़ा तो शाकरा कुकिंग कर रही थी। इसने अवैस को देखा तो रुमाल से हाथ साफ करके वो किचन से बाहर आ गई। कैसे हो अवैस? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अवैस ने पूछा। पता नहीं बेटा, हमारी उम्र में तो इतना होश नहीं। हम तो अपनी औलाद की खुशियों के सहारे जीते हैं। और रूहा आजकल इतनी डिप्रेस रहने लगी है कि इसकी खामोशी से पूरे घर में सन्नाटा छा गया है। शाकरा के लहजे में इंतहा थी। अब कहाँ है रूहा? इसने इंतहाई संजीदगी से कहा। बाहर लॉन में बैठी रहती है। इसके गम को सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। ये कहकर वो दोबारा किचन में चली गई। अवैस ने शाकरा की बात सुनी तो इसे शक सा हुआ कि कहीं शाकरा कुछ जान तो नहीं गई, लेकिन इसने इस मौजू पर शाकरा से कोई बात नहीं की और लॉन की तरफ चल दिया। रूहा एक घने दरख्त से टेक लगाए बैठी जमीन पर लकीरें खींच रही थी। लॉन में बिखरे हुए सूखे पत्तों पर अवैस के कदमों की चाप सुनकर लरज सी गई। अवैस जल्दी से इसके करीब बैठ गया। मैं हूँ रूहा, क्या हो गया है तुम्हें? रूहा ने इसकी तरफ देखा और फिर अपना सर झुका लिया। मुझे पता नहीं क्या हो गया है, हर वक्त यही महसूस होता है जैसे कोई ना किसी शक्ल में मेरे आसपास मौजूद है। रूहा, कोई हवाई चीज तुम्हारे आसपास मौजूद नहीं है। ये वो खौफ है जो भयानक वाकयात से तुम्हारे दिल में बैठ गया है। तुम एक खौफनाक पहलुओं को गहराई से सोचना छोड़ दो। अवैस ने रूहा को समझाने की कोशिश की, लेकिन रूहा ने अवैस की बात सुनी अनसुनी कर दी और सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखने लगी। वो इसकी निगाहों में सोनू के कत्ल की वहशत ढूंढ रही थी। फिर कुछ सोचते हुए इसकी आंखों में सुर्खी झांकने लगी। वो गमगीन अंदाज में बोली। अवैस ने परेशान नजरों से रूहा की तरफ देखा। इसके होंठों पर हल्की सी जुम्बिश हुई। इससे पहले कि वो कुछ कहता, रूहा बिला तामिल बोली, मुझे कुछ मत बताना अवैस, मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है। मैं तुम्हें कुछ बताना भी नहीं चाहता। बस इतना बता रहा हूँ कि अजय और कल्पना वो घर छोड़कर घनश्यामी के साथ कहीं और चले गए हैं। रूहा, जो कुछ हुआ इसे एक भयानक ख्वाब समझकर भूलने की कोशिश करो। तुम्हें खुद को संभालना होगा। हो सकता है कि दोबारा खौफनाक बला किसी का खून न करे। अवैस ने रूहा को खौफ के इस जाल से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन रूहा के जहन में तो वो खौफनाक मनाजिर नक्श हो चुके थे जो इसने अपनी आंखों से देखे थे। इसने नमी से भरपूर आंखों से अवैस की तरफ देखा। अवैस, तुम मेरा इतना ख्याल ना रखा करो। तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे खौफ सा रहने लगा है। ये अंदर ही अंदर मुझे तोड़ता जा रहा। कौन सा डर? अवैस ने पूछा। अवैस, जो खौफनाक वाकयात मेरे साथ हुए हैं, तुमने इनमें बहुत दिलचस्पी ली है। अब भी तुम इन खोज में हो कि ऐसी कौन सी खौफनाक मखलूक है जो मासूम इंसानों को इस तरह निगल रही है। मुझे डर है कि वो भयानक मखलूक कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। रूहा ने सहमे हुए अंदाज में कहा। रूहा, मौत का तो एक दिन मुकर्रर है, इसे कोई टाल नहीं सकता, लेकिन इंसान जितनी जिंदगी जिए हौसले के साथ जिए। बस तुम अपना ख्याल रखना। अगर मुझे खुश देखना चाहती हो तो खुद को खुश रखा करो। जब मैं तुम्हें इस तरह परेशान देखता हूँ तो बहुत अजियत महसूस करता हूँ। अवैस ने रूहा को समझाया। रूहा ने मुस्कुराते हुए अवैस की तरफ देखा। मैं कोशिश करूंगी कि खुद को संभालूं। आंटी बहुत चुप हैं। अवैस ने रूहा से पूछा। अम्मी भी हमारी इस परेशानी में शामिल हो गई हैं। उन्होंने फ़ोन पर इस रोज़ सारी बातें सुन ली हैं। इन्हें भी दिन रात अब मेरी फिक्र ही पड़ी रहती है। वो मुझसे ज़्यादा डिप्रेस हैं। तुम इन्हें समझा कर जाना। रूहा ने इंतहाई संजीदगी से कहा। ओ मेरे खुदाया, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या गुजरी होगी इनके दिल पर? वो तो बहुत दहशतज़दा हुई होंगी। अवैस ने अपना सर पकड़ लिया। हाँ, वो बहुत खौफजदा हो गई हैं। तुम ही इन्हें कुछ समझाना। चलो जल्दी से अंदर चलो, मैं आंटी से बात करता हूँ, अवैस ने कहा। और वो दोनों अंदर कमरे में चले गए। अवैस ने शाकरा को हौसला दिया और इसे ये बात सिर्फ अपने तक महदूद रखने के लिए कहा। अवैस दूसरों को हौसला दे रहा था, लेकिन इन खौफनाक वाक़यात पर वो खुद बहुत परेशान था। अजय ज़िंदगी के दूसरे मकासद से बहुत दूर चला गया था। वो हर वक्त इस फिक्र में रहने लगा कि वो कौन है जिसने सोनू और सोनाली को इतनी बेरहमी से कत्ल किया। वो जब भी ये बात सोचता, सोनू और सोनाली की लाशें इसकी आंखों के सामने आ जाती
और इसका खून खौलने लगता। ये बात इसे नागवार गुजर रही थी कि घनश्यामी और वो इस हवेली में मैसूर होकर बैठ गए हैं। वो ना सिर्फ घनश्यामी के इस अमल पर परेशान था बल्कि इसके तौर तरीकों से भी हैरान था। घनश्यामी सारा दिन अपने कमरे में बंद रहता। दिन में थोड़ी देर के लिए जब वो बाहर आता तो अपने कमरे को ताला लगा देता। अजय को तजस्सुस था कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है जो वो मुझे और मेरी माँ को दिखाना नहीं चाहते।